नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ागांव थाने की पुलिस ने लगभग 60 लाख की कीमत की हेरोइन के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दिवंगत बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन। अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का परिजनों ने लगाया आरोप। बेटे की जगह मृत लड़की का सौंपा गया शव। और बसंत पब्लिक स्कूल का वार्षिक परीक्षा फल घोषित कर मेधावी विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। बड़ागांव थाने की पुलिस ने लगभग 60 लाख की कीमत की हेरोइन के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना बड़ागांव पुलिस ने लगभग 268 ग्राम हेरोइन जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और एक अदद बाइक बरामद हुई। सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा के कुशल नेतृत्व में थाना बड़ागांव पुलिस टीम द्वारा इदलपुर मोड़ से 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष बड़ागांव आशीष मिश्रा मैं पुलिस टीम के साथ इदलपुर हरहुआ रिंग रोड पर भ्रमणशील होकर गश्त कर रहे थे, तभी इदलपुर मोड़ के पास एक काले रंग की 4 पहिया वाहन खड़ा दिखाई दिया। संदेह होने पर वाहन के पास पहुंचकर देखा तो 3 नवयुवक वाहन के अंदर बैठे हुए थे। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन के ड्राइवर के पास से एक सफेद रंग के थैले में रखा भूरे रंग का पाउडर बरामद हुआ। पास में खड़े एक अदद मोटरसाइकिल को भी अपना होना बताया। थानाध्यक्ष आशीष मिश्रा थाना बड़ागांव द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण को उनके अपराध से बोध कराते हुए गिरफ्तार कर बरामद नशीला पदार्थ को हिरासत में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त दोनों वाहनों का चालान किया गया। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना बड़ागांव पुलिस टीम ने बड़ी मुस्तैदी से एक सफल वर्कआउट किया है, जो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें थाना बड़ागांव टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से लगभग 268 ग्राम हेरोइन का पैकेट है, वो बरामद हुआ है। ये लोग बिहार से इसकी सप्लाई करते थे और यहाँ पर कस्टमर ढूंढते थे जिनको ये देते थे। तो यहाँ पर रिंग रोड के पास इदलपुर मोड़ है, वहाँ पर इनकी एक्टिवा 500 खड़ी थी। उसमें तीनों लोग बैठे हुए थे, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। शक होने पर इनकी चेकिंग की गई। इनके पास से लगभग 268.47 ग्राम हेरोइन है, वो बरामद हुई है। इसकी इंटरनेशनल प्राइस लगभग 60 लाख रुपये आंकी गई है। और ये तीनों लोग हैं गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल में ये लोग बनारस में ही लोकल निवास कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो पुराना कोई इनका इतिहास नहीं मिला है, आपराधिक इतिहास। और इनकी सभी की उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच में है। और जो थाना टीम है जिसने ये सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। कहाँ से लेकर कहाँ जा रहे थे? कहाँ पे? ये बिहार के कैमूर ज़िले से उन्होंने कंसाइनमेंट लिया था और बनारस में ही लोकल किसी कस्टमर को बेचने की फिराक में थे। कस्टमर की आइडेंटिटी अभी तक उनको रिवील नहीं की गई थी। उसने एक जगह बताई थी कि वहाँ पर वो आएगा, तो उसी को बेचने के इंतज़ार में वो लोग अपनी कार में बैठे हुए थे। और पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान ही शक होने पर इनकी चेकिंग की गई। इनके पास से ये जो अवैध मादक द्रव्य है, हेरोइन है, ये बरामद हुआ। ये युवा क्या करते थे? तीनों एक ही उम्र के 25 से 26 के आस। ये पढ़ने वाले लड़के थे और क्योंकि पैसे की इनकी तंगी थी, तो इसी उद्देश्य की वजह से उन्होंने इस धंधे में अपना हाथ आजमाना शुरू किया था। और क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है, तो हम यही मानकर चल रहे हैं ये इनका शुरुआती फेज़ है जिसमें इस चीज़ में ये आए हैं। और इसके खिलाफ हमने FIR पंजीकृत की है और आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी इनके लिंक्स हैं सप्लाई की और डिमांड के, उसका भी पर्दाफाश किया गया। मुख्य क्या 4 व्हीलर इन्हीं का बताया जा रहा है। तो किसके नाम से?
जा रहा है 4 व्हीलर और एक बाइक है यामाहा बाइक, तो वो भी इनके पास से बरामद हुई है। दोनों गाड़ियों को सीज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सरगना कौन है, कोई पूछताछ में पता चला कहाँ से ये बिहार के कैमूर जिले से इनका जो सप्लाई है वो होना बताया जा रहा है, तो उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरा जो इनका लिंक है उसका आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दिवंगत बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मुख्तार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और बेटे पीयूष राय ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान अलका राय ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, बाबा की कृपा है, मुख्यमंत्री योगी जी का आशीर्वाद मिला है, ये भगवान का न्याय है। विपक्ष कुछ भी कह सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की जेल में रहकर वो अपराध करता था, लेकिन यूपी आकर न्याय मिला है, वो अत्याचारी था, अंत हो गया। वहीं पीयूष ने कहा कि आज का दिन उनके लिए खुशी का है और दिवाली से कम नहीं है। दरअसल मुख्तार पर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई, इस पूरे मामले में जी हाँ, हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण उठाने में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं, भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो दर्शन करने आए आज हैं। क्यों आई हैं? आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? इसको देखने का क्या सवाल है। ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। किस तरह से प्रार्थना की है? बाबा से क्या जुड़े हैं? हमेशा मैं बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय की प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं न्याय मिल। अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का परिजनों ने आरोप लगाया। बेटे की जगह मृत लड़की का शव सौंपा गया। वाराणसी में धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां अस्पताल प्रबंधन पर बेटे के स्थान पर मृत हुई बच्ची का शव परिजनों को सौंपने का आरोप है। दाह संस्कार के दौरान परिजनों को बच्चा बदलने की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। पेशे से मजदूरी करने वाले जयदत्त बनवासी निवासी रतनपुर थाना चंदवक जौनपुर द्वारा श्योपुर पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार उसकी पत्नी सोनी को 27 तारीख की रात्रि 11 बजे हरौआ स्थित एक निजी चिकित्सालय में ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, जहां डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि उनको बेटा पैदा हुआ है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर की सलाह पर परिजन बच्चे को भोजबीर स्थित सूर्योदय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने 15,000 रुपए जमा करने की बात कही। परिजनों द्वारा असमर्थता जताने पर भी डॉक्टर का दिल नहीं पिघला और परिजनों ने बच्चे को लेकर वापस चले गए। वहीं आधे घंटे बाद डॉक्टर ने बच्चे को भर्ती करने की बात कही, जिसके बाद परिजन पुनः सूर्योदय अस्पताल पहुंचकर बच्चे को भर्ती कराया। सुबह अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों से पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, जिस पर परिजन पैसे की व्यवस्था करने चले गए। वहीं दोपहर 3 बजे जब परिजन वापस अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की इलाज के दौरान मौत की बात बताते हुए बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजन शव लेकर घर चले गए।
दाह संस्कार के दौरान जब परिजनों ने बच्चे को देखा तो उन्हें बच्चा बदलने की जानकारी हुई। बच्चे के पिता जयदत्त ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने उनका बच्चा बदल दिया है। किसी बच्ची का शव उन्हें सौंप दिया गया है, जो देखने से 7-8 दिन की बच्ची प्रतीत हो रही है। लड़का हुआ था। कहाँ पर लड़का हुआ, क्या मामला था? प्राइमेक्स में हुआ था अस्पताल में। कब भर्ती किए थे और कब बच्चा हुआ था? मैं बुधवार को 9 बजे रात को भर्ती किए थे। मामला क्या है, क्या हुआ है कि आज यहाँ पे आए हो आप लोग? 11 बजे डिलीवरी हुआ, बोले कि आपको बेटा हुआ। फिर बेटा हुआ तो फिर क्यों आना पड़ा, क्या मामला था? मामला यह था कि कल से सीरियस है, इसको सूर्योदय अस्पताल में रेफर मार दी ICU में। क्या हुआ बताते रहिए आप। फिर वो कल से हुआ कि कल से वहाँ पर बुधवार को मैंने यहाँ पर आया ICU में, सुबह बीफे को हमको भेज दिए घर। मैं घर चला गया और बच्चा को बुला करके मरा हुआ बच्चा दे दिया। अच्छा, आपको मरा हुआ बच्चा दे दिया? हाँ, ये मरा हुआ बच्चा दे दिया और ताज़ा बच्चा नहीं है, काफ़ी दिन का बच्चा दे दिया। अच्छा, तो अपने बच्चे को देखे थे जब पैदा हुआ था? हाँ, साथ में हम अपने लेके आए थे। तो लगा था? हाँ, तो ये जो बच्चा मरा हुआ मिला आपको, लड़की है? ये लड़की है। बच्चा कहाँ बदला गया, प्राइमेक्स या फिर सूर्योदय? सूर्योदय में। तो अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं? हम तो कचहरी पे आए हैं। मुकदमा लिखाया? मुकदमा दरोगा जी हमको यहाँ बुलाए थे, हम आए हैं। आप लोगों से मुलाकात करते करते चल रहे हैं, आप लोगों को सहयोग से मुकदमा लिख जाएगा। बसंत पब्लिक स्कूल का वार्षिक परीक्षाफल घोषित कर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। बसंत पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कक्षाओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर ADCP चेतगंज नीतू सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को MLC आशुतोष सिन्हा ने पुरस्कृत कर उन्हें आशीर्वचन दिया। इस कार्यक्रम में समाजसेवी इब्राहिम खान, अशोक पांडे इत्यादि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अर्चिता शुक्ला, शिवानी यादव, मानवी टंडन ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति सीमा पांडे, हिमांशु गुप्ता, सुनैना विश्वकर्मा इत्यादि लोगों के निर्देशन में संपन्न हुआ। सभी अतिथियों को प्रबंधक लालजी यादव एवं करुणा यादव ने अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया एवं सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। विद्यालय के सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। सीमा पांडे जी, मैं सीमा पांडे जी को जोरदार तालियां सदा छकी रहिए आप। श्री बड़ी अनिता साहू जी, आइए प्यारी बहना। मेहनत किया है बहन, मेहनत किया है बच्चे के साथ, आपसे बताइए। तो अच्छा, हाथ से मत बताइए, आप बोल के बताइए। हेलो, हम कुछ कहना चाहते हैं कि पापा ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण हम ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं की। लड़के ने खुद मतलब कड़ी मेहनत की और साथ में हिमांशु सर सपोर्ट दिए। ये माँ का जज्बा देखिए, क्या बात है। करुणा मैम ने अपनी कविता में माँ के संबंध में ही लिखा है। बच्चे को आगे बढ़ाइए और ठीक है। उनके टीचर कहाँ है? प्यारी टीचर, ठीक है, माथे से लगाइए जोर से आप तालियां। Is needed in the form of huge clapping. Now this is called a perfect combination of success and. मेरे पास आओ और इसको माथे से लगाओ। बिटिया, तुम्हारे साथ कौन आया है तुम्हारे पास? मम्मी पापा दोनों हैं? प्यारी मम्मी तानिया सोनकर की प्यारी मम्मी कहाँ है? मैं उनको अपने करीब देखना चाहता हूँ। बच्ची तानिया, ये जानो ये फर्स्ट आने का सिला है और एक कम से कम इसके हक में आप नीतू सोनकर जी है। इनके पिताजी के नाम श्री विनोद जी है। बड़ी खुशी की बात है, आज बच्ची को यहाँ तक आपने पहुँचाया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तोहफे का नजराना बच्ची के हक में आप अपने माथे से लगाइए।
जोरदार ताली हो, उनके लिए भी ताली हो। Class 7, Ananya Gupta, Anushka. Only few minutes. 7th B, Ilma Kulsum Khan from class 8B and Anushka Gupta from class 8B. We salute you and we salute your parents also. कि हर परिस्थिति, हर स्थिति में आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। आपके लिए मौसम, दिन, इस तरह की चीजें कभी भी रुकावट नहीं बनी। Congratulations to the students, those who have worked hard and tried to prove without any बीएचयू हृदय रोग विभाग में 41 बेड की सुविधा शुरू न होने पर प्रोफेसर ओम शंकर ने एमएस पर सामूहिक नरसंहार का आरोप लगाया। हेड जो है ओम शंकर बार बार आरोप लगा रहे हैं एमएस के ऊपर कि वो जो है बेड जो है डिजिटल लॉक उसे खोलने नहीं दिया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था। अच्छा, बीच में भी आमरण अनशन के लिए भी इन्होंने बोला कि हम करेंगे, लेकिन आपके साथ सर मीटिंग हुई और इस पर यह हुआ कि आने वाले समय में दर्ज कराने जा रहा हूँ और आमरण अनशन पर फिर से बैठूंगा। तो क्या रीज़न है सर कि लॉक नहीं खुला जाएगा? नहीं, और उसमें जैसा कि एमएस साहब से भी बात हुआ था तो उनके बेड की संख्या उन्होंने एक पत्र में दिखाया था कि अब जो है 61 बेड पे उनका वो लॉक ऐसा नहीं है, 61 बेड पे मरीज भर्ती कर सकते हैं और भी जो उनके बिस्तर की डिमांड है तो उसे भी पूरी करने के लिए वो एक स्पेस कमेटी है, स्पेस एलोकेशन कमेटी, तो उस कमेटी के मेंबरों से बात करके और भी देने की बात कर रहे थे। तो उम्मीद है कि स्पेस एलोकेशन कमेटी और अधीक्षक महोदय मिलकर के बात करके इसमें और भी उनको जगह उपलब्ध कराने के लिए करेंगे और मरीजों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा और रखा जाएगा और किसी भी स्तर से कोई दिक्कत आएगी तो वार्ता करके दोनों लोगों के बीच में उस परेशानी को दूर किया जाएगा। सर अगर बात की जाए तो हृदय तो हर साल बढ़ते हैं जी और पूर्वांचल को सर जैसे बीएचयू को एम्स कहा जाता है जी सर, और इसमें हार्ट की आप भी देख रहे कितने पेशेंट हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ये डिजिटल लॉक न खोलकर? हाँ नहीं, ऐसे मरीजों के साथ जो है बिस्तरों की संख्या इसलिए 41 से लगभग 61 है तो और बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी दिक्कत तो दिनों दिन बढ़ रही है क्योंकि बीमारियां हृदय की बढ़ रही हैं, तो पूरा फोकस सभी का, प्रशासन का, सभी लोगों का फोकस है उस पर और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और जो भी मरीज़ यहाँ आएंगे कोई भी मरीज़ बिना इलाज के नहीं जाएगा, तो उसको संज्ञान में लिया जा रहा है और संज्ञान में लेके अच्छे से सारा कार्य। सर इस लड़ाई को प्रोफेसर ओम शंकर पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं क्योंकि सर आप भी अभी 3 या 4 महीने हुआ है सर, 2 साल एक लंबा पीरियड नहीं हो गया कि इस पर नहीं खोला गया? आखिर क्या रीज़न हो रहा है? या वीसी साहब जी के नॉलेज में भी ये चीज़ है, उस पर भी ये एक्शन नहीं ले रहे? आपने एक लेटर भी लिखा, आप क्योंकि एमएस से सीनियर है, डायरेक्टर है, तो क्या सर इसका रीज़न होगा? जिससे देखो बहुत बड़ा संस्थान है और इसमें ढेर सारे विभाग भी हैं, तो वही है कि अन्य विभागों की आवश्यकता होती है। तो एमएस साहब जो कस्टोडियन होते हैं हॉस्पिटल और बेड्स के, तो वो किस विभाग को कैसा ज़रूरत है, तो अपने जो उनका एक स्पेशल लोकेशन कमेटी से मंत्रणा करने के बाद और वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लेने के बाद तो करते हैं, उनको बताया गया है, उनके संज्ञान में है, करेंगे, ज़रूरत जो मरीजों की उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि प्रोफेसर ओम शंकर करेंगे और FIR दर्ज करवाएंगे, इस पर सर आपका क्या कहना है? और मेरा कहना है कि देखो वार्ता करने से बात बनती है, जिससे वार्ता करने से पहले 41 का 61 बेड पर तो अनलॉक की बात करी जो एमएस साहब ने बताया, तो आगे भी उनसे वार्ता करके और एमएस साहब से वार्ता करके जो पूरी टीम है उससे वार्ता करके हम लोग सहायता करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई स्थिति ना आए और आसानी से जो कार्य चल रहा है चलता रहे, आमरण स्थिति कोई स्थिति ना। सर एज ए डायरेक्टर पद पे रहते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कब तक इसका हम लोग आकलन करें कि ये बेड खुल जाएगा? अब बिल्कुल एक दिन निश्चित समय तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना जल्दी से जल्दी प्रयास होगा ठीक। हम लोग इस पर ध्यान रखे हुए हैं, हम लोग खुद भी चिंतित हैं कि जल्दी से समस्या का निराकरण होगा। देखिए क्या है कि सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की किसी भी इंटरनल अपने वाले कार्य में वो हस्तक्षेप कर पाए। चूँकि ये मसला पहले से उठाते आ रहे हैं हम लोग, तो प्रधानमंत्री जी तक ये मामला पहुंचा होगा तो शायद उन्होंने इनकी जो है अनबाइस्ड जो होते हैं कि किसी से एक रिपोर्ट मांगने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो दोनों भी इन्हीं के साथ मिले हुए थे, तो इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दी
कि भाई मैं मरीज के बेड बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो मैं गरीब जनता के विरुद्ध कैसे हुआ? गरीब विरुद्ध तो वो होगा ना जो उस बेड को जबरन खाली करके ताला लगाया हुआ उस पर पैसे ले रहे हैं और उसका लाभ खुद ले रहे हैं और गरीब मरीज को उसको भर्ती नहीं दे रहे, उसकी जानी जा रही है और 30,000 35,000 से ज़्यादा मरीज जो बिस्तर खाली रहते हुए भर्ती नहीं हो पाए और उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना जो है वो गलत है या जो आदमी उसको बंद करके रखा है वो गलत है। और अगर मैं गलत था तो इस पूरे मसले को जांच करने के लिए बीएचयू के अंदर के 5 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसमें मैं भी एक मेंबर था और चिकित्सा अधीक्षक के भी एक आदमी थे मेंबर और उनके जो चेयरमैन साहब थे वो वर्तमान के जो डीन साहब है वो थे और उस कमेटी ने 3-2 से हमारे फेवर में निर्णय दिया कि डॉक्टर ओम शंकर जो कह रहे हैं वही सही है और डॉक्टर ओम शंकर और हृदय विभाग को वो बेड मिलना चाहिए जिसको कि चिकित्सा अधीक्षक ने जबरन ताला लगा कर रखा है। और इन सब कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माना, निदेशक महोदय की रिपोर्ट को नहीं माना तो ये अगर गुंडागर्दी नहीं है, ये अगर अत्याचार नहीं है, ये अगर क्राइम नहीं है और यही नहीं एक मरीज जो है इसी में एक मरीज की मृत्यु हो गई थी बेड खाली रहते हुए, उन्होंने कंप्लेन की थी। उस कंप्लेन में एक कमेटी उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ था कि चिकित्सा अधीक्षक जो जबरन ताला लगा के रखे हैं इसीलिए उस मरीज जिसकी जान बचाई जा सकती थी उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसे अपराधी अगर चिकित्सा अधीक्षक होंगे वो भी महामना जैसे उस बगिया में और उसके जहां महामना जिस कुर्सी पर बैठते थे वहां पे भ्रष्टाचारियों का एक संरक्षक बैठ जाएंगे और यहाँ के पेड़ को काट के बेचेंगे, यहाँ के हजारों करोड़ के जो संसाधन आ रहे हैं उसका कहाँ क्या उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, किसी से मिलेंगे ना, छात्र से मिलेंगे। छात्र अगर कोई आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से आते हैं तो सबको उठा के जेल में डलवा देते हैं या उसके ऊपर आपराधिक धाराएं लगा देते हैं, डरा धमकी। तो गुंडागर्दी है ना ये। लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट एक कानूनी अधिकार है, उसके ऊपर आप जबरन नहीं कर सकते। जो महिला और पुरुष नर्सिंग स्टाफ है उन नर्स अधिकारियों को के 1 साल का प्रमोशन रोक दिया है। भाई इतने आदमी गलत कैसे हो सकते हैं? और आप एक सत्यापित गलत आदमी हैं जिनको कि कमेटी द्वारा ने सत्यापित किया है कि आप एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, एक अपराधी हैं, आप एक फ्रॉड व्यक्ति हैं। ये सब हमने नहीं जांच समिति जिसको कई बार हमने कुलपति महोदय को भी सबूत के साथ लिखा है और इनको भी। कुलपति महोदय भ्रष्टाचार का संरक्षण देते हैं, ये इनका खुला जो इनको पद से हटाया नहीं जा रहा है और मरीज मर रहे हैं उनको कहते हैं कि उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात है कि इसका मतलब आपकी संलिप्तता है उसमें। दूसरी बात ये कि यहाँ जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर कि CCI लैब था जहाँ कम दाम में गरीबों के लिए इलाज जाँच उपलब्ध थी उसको आपने बंद करके एक निजी हाथों में दे दिया है। और क्यों दिया? इससे आपको व्यक्तिगत लाभ दिया होगा तभी आपने दिया होगा। इसकी भी मैं CBI जांच से इंक्वायरी चाहता हूं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं कि महामना के बगिया को बेच रहे हैं ये और बेचकर अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। या कुलपति उसमें इन्वॉल्व है या चिकित्सा अधीक्षक अकेले इन्वॉल्व है या कोई और भी इन्वॉल्व है, सबों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद 1,000 करोड़ माननीय मोदी जी ने इस इंस्टीट्यूट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस बनाने के लिए 1,000 करोड़ दिए। उसका क्या हो रहा है पता नहीं। महामना के समय में लगाए गए पुराने महंगे पेड़ों को कटवा के सीधे बेच रहे हैं। इससे ज़्यादा जघन्य अपराध क्या होगा? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शहर से एक अलग विश्वविद्यालय अपनी गरिमा इसलिए बरकरार रखी थी, इनकी अपनी एक आभा थी। जब आप बाहर से अंदर कैंपस में कभी भी क्रॉस करते थे तो आपको लगता था कि यहाँ पर ठंड है, शीतलता आपको प्रदान होती थी। उन पेड़ों को कटवा कर बेच रहे हैं और भाई आप 1,000 करोड़ सरकार दे रही है, हर साल फंड दे रही है, पेड़ क्यों कटवा रहे हो भाई? पेड़ ने आपको क्या बिगाड़ा? ये महामना की बगिया को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं कुलपति जी और चिकित्सा अधीक्षक महोदय के बीच, और इन दोनों के बीच में पिस रहे निदेशक महोदय। और ये दोनों निदेशक साहब को कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं दिया चिकित्सा कुलपति महोदय ने, और सीधे वो शॉर्ट सर्किट करके उनको वित्तीय अधिकार जो है सीधे चिकित्सा अधीक्षक को दिया है। और जितने भी आपराधिक लेन देन हो रहा है उस सब में दोनों से शामिल हैं। कुलपति महोदय भ्रष्टाचार को समर्थन देते हैं। इसका मेरे पास अलग दूसरा भी सबूत है कि हमारे पूर्व के जो विभागाध्यक्ष थे उन्होंने जांच कुछ खरीद करवाई थी लगभग 2.5 करोड़ की। उस खरीद में अनियमितता पाई। मैंने जांच के लिए समिति के गठन की बात की, समिति ने रिपोर्ट दी और उस समिति ने रिपोर्ट में बताया कि हाँ इन्होंने गड़बड़ी की है। और लेकिन कुलपति महोदय ने उनको प्रोटेक्ट किया, कहा कि आप अब जो है गलत कर लिए तो कर लिए, आप सिर्फ व्यवहार अपना सुधारें।
भाई वित्तीय, मैंने उनको सीबीआई जांच के लिए कहा था, उन्हें कहा व्यवहार सुधारिए। व्यवहार सुधारने से क्या वित्तीय भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जानकी नगर कॉलोनी में होली मिलन समारोह रंगारंग कार्यक्रमों से मनाया गया। जानकी नगर कॉलोनी का करमत्ता बजरडीहा में होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कॉलोनी के सभी वरिष्ठ युवा, बच्चों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जानकी नगर विकास समिति के ओर से देवेंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र प्रकाश सिंह, अनिल श्रीवास्तव, JP पांडे, रामेश्वर नाथ पांडे, वेद प्रकाश राय आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। जानकी नगर समिति वाराणसी द्वारा कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिकों को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। होली मिलन समारोह में ज्ञानचंद रौनक, श्याम वर्मा के म्यूजिकल ग्रुप द्वारा होली के गीत और संगीत की रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र प्रताप सिंह और अनिल श्रीवास्तव द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन वेद प्रकाश राय ने दिया। आज जानकी नगर कॉलोनी पटिया वाराणसी में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम विगत वर्षों के भांति ही इस बार भी 2024 में पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। होली मिलन समारोह कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कॉलोनी के अंदर जागरूकता पैदा करना, लोगों में एक प्रेम संभाव सदैव बना रहे, अपने जो हमारे कॉलोनी के निवासी हैं उनके सुख दुख और उसमें सुख दुख में हम एक दूसरे के शामिल होते हैं, अपनी एक दूसरे से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। और इस होली मिलन समारोह कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति होती है, गीत संगीत, होली के गाने, और सभी आप जैसा कि देख रहे हैं बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी साथी हमारे इसमें पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग करते हैं। ये होली मिलन समारोह कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ जी की नगरी जानकी नगर कॉलोनी वाराणसी में विगत 20 वर्षों से हो रहा है और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत इसी तरीके से चलता रहेगा। ये कार्यक्रम जो ये देख रहे हैं ये एक पारंपरिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत लगभग 6 साल पहले 7 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था। उसके पहले भी होता था लेकिन इस तरीके का आयोजन नहीं हो पाता था क्योंकि वो उस समय के लोगों को न तो इतनी यहाँ की जनसंख्या थी और न ही इतना कोऑपरेशन होता था। अब लोग मिलजुल करके और वो सारे लोग तैयार हैं जिसके नाते ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में एक महापर्व आने जा रहा है, लोकसभा चुनाव, उसके लिए जनता से कोई अपील? लोकसभा चुनाव में यहाँ ये मेरी कॉलोनी अभी पिछले मेयर के चुनाव का उदाहरण आपको दे दें कि यहाँ आने पर प्रत्येक घर से नकारात्मक नहीं सकारात्मक दिशा में आशीर्वाद के साथ साथ उनको धन भी लोग दिए और समिति के लोग अपना खर्च करके टेंट लगा करके एक एक मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम किया। वाराणसी फर्नीचर एवं फर्निशिंग व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। वाराणसी फर्नीचर एवं फर्निशिंग व्यापार मंडल द्वारा तिलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह रंगोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति अनिल राज द्वारा की गई, जिसे सुन व्यापारी झूमते रहे, गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर इस पर्व को मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फर्नीचर व्यापारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
जखनी टड़िया राजा तालाब में नंदीशाला का शुभारंभ हुआ। जखनी टड़िया राजा तालाब में नंदीशाला का प्रारंभ किया गया। संदर्भ में सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद ने कहा कि गंगा तीरी भारतीय नस्ल के सांडों का संरक्षण हो, जिसको हम नंदी कहते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है, अजन्मा है, अनादि है। व्यवहारिक धरातल पर उन्हें शिलादि पुत्र कहा जाता है। यदि शिव से कोई काम कराना है तो नंदी के दाहिने मुख पर भक्त अपनी कामना इच्छा व्यक्त करते थे और भोलेनाथ उनकी कामना को पूरी करते थे। पृथ्वी के धारण रक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है। गायों का संवर्धन हो, संरक्षण हो और नस्ल सुधार हो, इसके लिए नंदीशाला का प्रारंभ किया जा रहा है। आज यहाँ नंदीशाला का प्रारंभ किया जा रहा है। गंगा तीरी भारतीय नस्ल की सांडों का संरक्षण हो, जिसको हम नंदी कहते हैं। नंदी भगवान शिव का वाहन है, शिलाद पुत्र है, अजन्मा है, अनादि है। व्यवहारिक धरातल पर उनको शिलाद पुत्र कहा जाता है। शिव से अगर कोई काम कराना है तो नंदी के दाहिने मुख पर भक्त अपनी कामना इच्छा व्यक्त करते थे और भोलेनाथ उसकी कामना को पूरी करते थे। गावो विश्वस्य मातरः, प्राणी मात्र की माँ कहलाने का दायित्व तो गाय को है। पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धई दानशीलश्च सप्तयते धायते मही। पृथ्वी के धारण रक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है, दूसरा स्थान ब्राह्मणों का था, उसके बाद वेद का था, सती थे, सत्य, दान और शील। ये 7 तत्व थे कि अगर ये पृथ्वी पर रहेंगे तो पृथ्वी रहेगी नहीं, पृथ्वी रसातल पाताल को चली जाएगी। इसलिए गायों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, नस्ल सुधार हो। और भारतीय नस्ल की गायों का दूध अमृत है, पौष्टिक है। और जो फिजिशियन है उनके दूध में तत्व नहीं है, गुण नहीं है, न उनके बछड़ों में गुण है। इसलिए भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण संवर्धन के लिए नंदी की जरूरी है। और नंदीशाला वैसे तो एक हरियाणा में है और प्राय भारत में नंदीशाला ना के बराबर हैं। इसलिए गायों को नस्ल सुधार तभी होगा जब नंदी सुरक्षित और संरक्षित होंगे। हर गांव में प्राय 1-2 नंदी, और जो भैंसा है भैंसों के लिए उसका भी संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। तो लोगों को शुद्ध दूध मिले। शुद्ध दूध मिलेगा तो 75% आबादी जो बीमारी में है, अगर शुद्ध गाय का दूध, घी, तक्र और दही, गोव्रती हो जाएं लोग, गाय का शुद्ध भारतीय नस्ल के आहार का सेवन करें तो 6 महीना साल भर के अंदर 80% बीमारियों से समाज मुक्त होगा। स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, तभी भारत भारत होगा। और भारतीय संस्कृति में गाय का सर्वोच्च स्थान है। हमारे यहाँ पृथ्वी माता है, गौ माता है और एक तरह से राष्ट्र माता के रूप में है। इसलिए और पिता के रूप में नंदी का महिमा वर्णन है। इसलिए गाय का भी संरक्षण संवर्धन आज इस देश में एक क्रांति की ज़रूरत है। हर मठों में, हर मंदिरों में, हर साधु के आश्रमों में, हर गृहस्थ के यहाँ ज़्यादा नहीं तो 1-1 गाय अगर पल जाएगी तो गाय कटने जाएगी ही नहीं। जब गाय कटने नहीं जाएगी और जितने इस देश के बूचड़खाने 13,000 के लमसम हैं, वहाँ भी एक सरकार का गाइडलाइन जारी होना चाहिए कि भारतीय नस्ल की गायों का कत्लेआम ना हो और गाय सुरक्षित संरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित और संरक्षित हो। गुरु जी, स्वामी अभिचेतनानंद जो है पद यात्रा पर निकले हुए हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, तो आपका क्या कहना है? अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से प्रारंभ किया है।
जहाँ भगवान कृष्ण ने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार, गुजरात सरकार गो हत्या प्रतिबंधक कानून लगाया है। तो सिद्धेश स्वामी जी को जो बंगाल सरकार खुलेआम गो हत्या करा रही है, झारखंड सरकार करा रही है, कर्नाटक सरकार करा रही है, आंध्रा तेलंगाना की सरकारें करा रही हैं, हिमाचल की सरकार करा रही है, तो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा जिन प्रदेशों में गो हत्या बंदी नहीं है वहाँ अगर स्वामी जी यात्रा करें, जागरण करें तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ होगा। अगर वहाँ गो हत्या बंदी हो गई उन प्रदेशों में, तो केंद्रीय स्तर पर हम लोगों को मोदी से आशा है कि 2029 के पहले एक केंद्रीय कानून बनेगा और गो हत्या प्रतिबंधक कानून बनेगा, गाय का संरक्षण संवर्धन होगा। अभी तक प्रधानमंत्री निवास पर गाय नहीं रहती थी, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के कि प्रधानमंत्री निवास पर या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के निवास पर गाय पाली जा रही हैं। तो इन लोगों से हमको आशा है और संविधान में कुछ परिवर्तन संशोधन के लिए अगर इनको प्रचंड 400 पार इस बार हो जाएंगे तो निश्चित है गो हत्या प्रतिबंधक कानून बन जाएगा, गाय का संरक्षण संवर्धन हो जाएगा। इसी आशा हम भगवान विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष भैरव से करते हैं कि स्वामी जी को भी सद्बुद्धि दे। जिन प्रदेशों में गो हत्या नहीं है उन प्रदेशों में ज़्यादा जागरण करें, और जिन प्रदेशों में गो हत्या बंद है वहाँ जागरण नहीं, वहाँ के एक तो सांसदों को उनको लेटर लिखना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि अगली बार जब सरकार बने तो इस पर कानून लाकर गाय को प्रतिबंधक हत्या कानून को रोक लगाया जाए। गठिया रोग पर जागरूकता के उद्देश्य से रूमेटोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान मिश्रा ने बताया कि आगामी 31 मार्च को कैंट स्थित एक होटल में रूमेटोलॉजी कॉन्क्लेव राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फादर ऑफ इंडियन रूमेटोलॉजी प्रोफेसर A.N. मालवीय होंगे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर के प्रमुख गठिया रोग विशेषज्ञों का व्याख्यान होगा। गठिया रोग के बारे में जन जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो रूमेटोलॉजी जो एक विभाग है वो गठिया से रिलेटेड होता है, तो गठिया सारे तरह प्रकार की गठिया इसमें आती है। इसके बारे में जो जनता में जो अवेयरनेस बहुत कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए और इसके अवेयरनेस और इसमें नई जो इलाज है, इसकी तकनीक है, इसके बारे में डिस्कशन के लिए एक संगोष्ठी हो रही है 31 मार्च को सुबह 10 बजे से होटल क्लार्क्स कैंट में, जिसमें देश भर के जो रूमेटोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं वो आके जो है इसमें व्याख्यान देंगे और जनरल फिजिशियंस को भी इसके इलाज नए इलाजों के बारे में ज़्यादा इसमें अवेयर करेंगे। इससे कितना लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, एक तो इसके एक्सपर्ट कम हैं, तो ज़्यादातर जो इसके रोगी हैं वो लोग जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं। तो अगर वो लोग ज़्यादा ट्रेंड होंगे तो वो जल्दी उसका इलाज जल्दी शुरू कर पाएंगे और जल्दी जो है हायर मतलब सेंटर या रूमेटोलॉजिस्ट के पास कब भेजना है ये समझ पाएंगे ये सारी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ागांव थाने की पुलिस ने लगभग 60 लाख की कीमत की हेरोइन के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दिवंगत बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटे ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन। अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का परिजनों ने लगाया आरोप, बेटे की जगह मृत लड़की का सौंपा गया शव। और बसंत पब्लिक स्कूल का वार्षिक परीक्षा फल घोषित कर मेधावी विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।